जी भैया, गुड मॉर्निंग। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी भी एक मैं डिफरेंट फोरम के ऊपर हूँ। तो ये खबर लगी हुई थी कि कनाडा एक साल में तकरीबन 50 लाख लोगों के कैनेडियन वीज़े ख़त्म हो रहे हैं। तो 50 लाख 5 मिलियन लोगों के वीज़े जो है ना ख़त्म हो रहे हैं। उससे मुराद उनकी क्या नाम है, जो वर्क परमिट पे यहाँ पर लोग हैं जिनके वर्क परमिट मिले हुए हैं। और ये कोई सोशल मीडिया की अफवाह नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मिथ हो और किसी ने बड़बोले ने बात कर दी हो। ये कैनेडियन पार्लियामेंट के अरकान ने खुद कही है। असल सवाल ये नहीं कि वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, असल सवाल ये नहीं है कि वीज़े ख़त्म हो रहे हैं। सवाल ये है इनमें से कितने लोग वाकई कनाडा छोड़ेंगे और कितने बगैर स्टेटस के यहाँ रह जाएंगे। तो होता है ना किस तरह के, क्योंकि दे आर हैविंग ए सीरियस इशू ऑफ इलीगल्स इन दिस कंट्री। पॉलिटिकल असाइलम के ऊपर इन्होंने ठीक ठाक सबके कैप लगा दिए हैं। हाँ तो फिर तो सवाल ये है कि कितने लोग बगैर स्टेटस के यहाँ रहेंगे। कि जब 5 मिलियन लोग यहाँ पर हैं, और आगे मैं बताऊंगा कि कौन लोग हाई रिस्क के ऊपर हैं, कौन से पाथवेज को चूज करना चाहिए और कौन से लोग हर हाल में निकल जाएंगे और इलीगल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो जो है कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी के सबसे हसास और खतरनाक मोड़ को वजह करेगी। तो कनाडा में पिछले चंद सालों में बहुत ज्यादा तादाद में स्टडी वीजे और आपके जी वीर, तो कनाडा ने पिछले चंद सालों में बहुत ज्यादा तादाद में स्टडी वीजे, वर्क परमिट, विजिट वीजे जारी किए। लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। हुकूमत ने वादा कर दिया है कि टेम्परेरी रेजिडेंट्स कम किए जाएंगे, नए वीज़ों की रफ्तार सुस्त होगी और पहले से मौजूद लोगों पर दबाव बढ़ेगा। इस दौरान सितंबर 2024 से दिसंबर 2025 के दरमियान तकरीबन 49 लाख वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं। 49 लाख, क्लोज टू 5 मिलियन। यही वो दबाव है जिसने हुकूमत को परेशान कर रखा है। कनाडा की पार्लियामेंट की हाउस कमेटी में एक रुकन पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन मिनिस्टर से सीधा सवाल पूछा, जब इतने लोगों के वीज़े खत्म होंगे तो हुकूमत को कैसे पता चलेगा। ये बड़ी डिबेट चल रही है, पिछले 6 महीने से ये डिबेट चल रही है कि हाउ गवर्नमेंट इज गोना नो कि इनके खत्म हो गए हैं, लेकिन और वो इस मुल्क से निकले गए हैं कि नहीं गए। तो इनके गवर्नमेंट के पास क्या इस तरह का कोई प्लान है कि कैसे इलीगल्स को यहाँ पर और कंट्रोल किया जाए, और कौन यहाँ पर रह गया है, कौन चले गए और कौन रह गया है। ये सवाल इसलिए खतरनाक है क्योंकि कनाडा के पास एग्जिट ट्रैकिंग सिस्टम कमजोर है। हर शख्स के मुल्क छोड़ने का मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं, खासतौर पर वो लोग जो ओवरस्टे कर जाते हैं या स्टेटस खत्म करने के बाद छुप जाते हैं, इधर उधर कोने कुदरे में चले जाते हैं, अंडरग्राउंड काम कर रहे होते हैं। हुकूमत के पास ना डाटा होता है किसी को वीज़ा मिला, कब वीज़ा ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये जानना मुश्किल है कि कौन वाकई मुल्क छोड़ गया, कौन गैर कानूनी तौर पर रुक गया। क्योंकि कनाडा में एग्जिट स्टैंप पर केस में नहीं होते, हर केस में नहीं होते। एग्जिट स्टैंप तो लगती नहीं है, आप जाते हैं, क्या नाम है, अपना पासपोर्ट रखते हैं, एयरलाइन के काउंटर पे जाते हैं, वो आपको बोर्डिंग पास इशू कर देता है। देयर इज नो एग्जिट इमिग्रेशन। कनाडा और अमेरिका में कोई एग्जिट इमिग्रेशन नहीं है। अगर इमिग्रेशन का जैसा यूएसए के अंदर होता है, I-94 आप ड्रॉप करते हैं, वो फिर उसको इमिग्रेशन उसको भेज देते हैं, लेकिन कनाडा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। डोंट ड्रॉप एनी I-94, यहाँ कोई है ही नहीं I-94 वगैरह का चक्कर। तो और कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ से नीचे बॉर्डर, जिनके पास अमेरिकन वीजे है, वो नीचे चले जाते हैं। तो ड्राइव करके आप नीचे चले गए, अगर आपके पास वहां का वीजा और अमेरिका ने आपको अलाउ किया है, तो आपका तो नहीं पता लगता कि कौन यहां पर है या कौन चला गया। तो यही वजह है कि खुद भी अंधेरे में है। लोग क्यों नहीं जाते? अब सबसे अहम सवाल, लोग वीजा खत्म होने के बाद क्यों नहीं जाते? काफी बड़ी उम्मीद, काफी वजूहात है। जो सबसे बड़ी ये होती है कि अभी भी लोगों को एक आस होती है, और ऐसी हकीकत है यूएसए के अंदर लोग 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल इलीगल हुए। बाद में शुरू में 60s और 70s में तो होता था कि भैया एमनेस्टी आ गई, जिस तरह 81 की, दिसंबर 81 की एक एमनेस्टी आई थी। उसके बाद फिर फार्मर्स की स्कीम थी, फिर लू लैक थी, फिर डिफरेंट स्कीम्स थी, अब तो मुझे याद भी नहीं है। तो लोग इस उम्मीद पे रहते हैं कि शायद कोई पॉलिसी आ जाए, शायद पीआर का कोई नया रास्ता खुल जाए, इस आस पे रहते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ पहले अक्सर मुल्कों में ये हुआ करता है कि जो अपनी ओपन इन्वेस्टी के सर्टेन डेट तक जो लोग हैं उनको हम रेगुलराइज कर देंगे। इस वक्त अमेरिका में अच्छी खासी पाकिस्तानी कम्युनिटी बैठी हुई है, जो 80s में या लेट 70s या अर्ली 80s में आए थे। उन सबके पास सिटीजनशिप है, उनके बच्चे पैदा हुए, वो सिटीजन हो गए, कहानी आन एंड ऑन चलती रही। इवन लोग 90s लेट 80s तक आके फिर उन्होंने सब गोल कुछ बोल। पैसा और कुर्बानी इसके अंदर बहुत होती है।
क्यों कि हजारों डॉलर लोगों के लगे होते हैं, हजारों डॉलर। आई मीन लोग जो है अपनी ज़मीनें बेच के आए हैं, मकान बेच के आए हैं, एक आस लगी हुई है पाकिस्तान के मौजूदा हालात, इंडिया के मौजूदा हालात। दे डोंट वांट गो। दीज आर ऑल, चाहे वो स्टूडेंट है या चाहे वो वर्क परमिट पे आया है, ऑब्वियसली वर्क परमिट तो इकोनॉमिक इमिग्रेंट है ही, लेकिन जो स्टूडेंट है वो सारे जितने भी, इवन विजिट वीजे पे भी जो लोग आते हैं सारे इकोनॉमिक इमिग्रेंट हैं। नियाग्रा फॉल देखने बहुत कम ही लोग आते हैं। तो लोग घर बेच के, जमीनें बेच के, इंडिया में कर्जा उधार करके, काफी कर्जा लिया हुआ होता है, और वापस प्लस वहां पर एक हमारे कंट्री के अंदर खासतौर तौर पे पंजाब वगैरह में और इवन पूरे पाकिस्तान में नाक का भी सवाल होता है कि नाकामी समझा जाता है अगर आदमी कोई वापस चला जाता है। तो गैर कानूनी काम में कुछ लोग कैश जॉब कर लेते हैं, बाद में अंडरग्राउंड हो गए कैश पे जॉब कर रहे हैं, शेयर्ड बेसमेंट में रहते हैं, आई मीन अपने नाम पे लीज नहीं रखते हैं। और जो फेक कंसल्टेंट्स हैं, यूट्यूबर्स के झूठे दावे बेतहाशा इस वक्त वीडियो है। आई मीन अभी भी आपको वीडियो मिल जाएंगी कि कनाडा में ये हो रहा है, कनाडा में वो हो जाएगा। टिकटॉक के ऊपर पूरी ब्रॉड चल रही है इसी के ऊपर, और लोग आके फैंसी किस्म के दावों के साथ बड़े बड़े बिग टाइटल्स लगा के तो लोगों को आसेक होती है। तो इस सारे उसके अंदर हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत के पास चंद ऑप्शन है। सबसे पहली जो है वो सख्ती, इन्फोर्समेंट को बढ़ाना। जो यूएसए में आजकल आइस ने एक सिलसिला चलाया हुआ है, तो कल को कनाडा के अंदर भी छापे पड़ने शुरू हो जाएं, और अल्बर्टा वगैरह की तरफ पड़े भी हैं। क्या नाम है, सीबीएसए के ऑफिसर्स गए और जाके तंबू कर लिया। इंप्लॉयर्स के ऊपर जुर्माने दबा के कर दें, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, ताकि उनको जॉब ही ना दें, और डिपोटेशन है इसके ऊपर। कुछ लोगों को महदूद रास्ता देना, लेकिन सबको नहीं। प्रेशर टैक्टिक्स क्या होती हैं कि परमिट्स रिन्यू ना करना, जिनके वर्क परमिट एक्सपायर कर गए, आप उनके परमिट्स को रिन्यू नहीं करते गवर्नमेंट के पास। दिस इज वन ऑफ द प्रेशर टैक्टिक्स। और सर्विसेज वगैरह जो है, हेल्थ केयर वगैरह जो है, उनको महदूद कर देना, उनके कार्ड वगैरह सब कैंसिल कर देना, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल कर देना। और लेकिन ये सब चीजें जो है, देखें कनाडा की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर अच्छे खासे जो है साउथ एशियन लोग हैं, और ये जो इमिग्रेंट्स के, सिर्फ इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं सिर्फ वो साउथ एशिया से नहीं है। गो साउथ एशिया पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेतहाशा है, तो एक पॉलिटिकल प्रेशर अपनी जगह पे है। लेकिन बहुत सारे इलीगल जो है वो क्यूबा से, आई मीन क्यूबा कह रहा हूं, मैक्सिको की तरफ से भी हैं, अफ्रीकाना से भी हैं। अफ्रीकाना से मुराद अफ्रीकन कंट्रीज में, नाइजीरिया वगैरह से, और डिफरेंट पूरा कॉन्टिनेंट ले ले तो वहां से बेतहाशा इलीगल इमिग्रेंट्स है। तो इसमें आम इमिग्रेंट्स के लिए क्या पैगाम है? अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्क परमिट पर हैं, या वीजा एक्सपायर होने वाला है, तो हकीकत यह है अब 2021 या 22 वाला जमाना नहीं रहा है। अब आप हर किसी को पीआर नहीं मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर, दैट्स गारंटेड। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप कवर स्टे जो है, देखें अंडर द टेबल यूएसए इज क्वाइट पॉसिबल। वहां पर लोग फिर भी, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा, हर स्टेट के डिफरेंट लॉज हैं, हर वहां टोटली डिफरेंट कहानी है। लेकिन ये कनाडा बहुत छोटा, सिर्फ 100 मील की पट्टी के ऊपर अगर आप नीचे से देखें कनाडा का मैप दे, तो 100 मील या 50 मील की पट्टी फ्रॉम बॉर्डर जो है उसी के ऊपर है पूरा कनाडा। यूं चलता है, यूं, यही आबादी का वो है। इससे ऊपर सारा बर्फ ही बर्फ है। तो कनाडा में इतना आसान नहीं है। अगर गवर्नमेंट यहां पर सख्ती करेगी तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड फॉर पीपल, क्योंकि वो बर्फ पे तो जाके छुपने से रहे, टंडरा के इग्लू बना के तो वो रहेंगे नहीं, रहेंगे तो इन्हीं शहरों के अंदर। आपका ये मॉन्ट्रियल है, या आपके बड़े शहर हैं छोटे, हैलिफैक्स वगैरह की तरफ, फिर ये टोरंटो हो गया, मिसिसागा हो गया। तो सही रास्ता क्या हो सकता है? वक्त पर फैसला, कानूनी ऑप्शंस, गलत उम्मीद से बाहर निकलना। अब इस वीडियो में मैं ये कहूंगा कि कितने लोग जाएंगे और कितने रहेंगे। सच तो यह है कि हुकूमत खुद भी नहीं जानती, दे डोंट नो। लाखों जाएंगे, लेकिन लाखों शायद ना जाएं, और यही कैनेडियन सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो हाँ भैया, तो चले अब मैं देखता हूं, पता नहीं मेरे कंप्यूटर को क्या हुआ, उसकी हार्ड ड्राइव लॉजिटेक वगैरह की सिलसिला शुरू हो गया, बारी बारी बंद हो रहा है। अच्छा, तो कौन से लोग इस वक्त सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं, ये मैं आपको पहले से बता दूं। लो वेज LMIA वर्क परमिट होल्डर्स, जिनकी नौकरी लो स्किल है, लो वेज कैटेगरी में है, जिनका PR पाथवे क्लियर नहीं है, इट्स नॉट क्लियर, जिनके एम्प्लॉयर बदलने या LMIA रिन्यू होने के चांसेस कम है, रिस्क बहुत ज्यादा है। प्राइवेट कॉलेज, स्ट्रिप मॉल कॉलेज स्टूडेंट्स, जिनका कॉलेज या DLI तो है मगर रेपुटेशन उसकी बहुत कमजोर है, जिनकी फील्ड लेबर मार्केट डिमांड में नहीं, रिस्क बहुत ज्यादा है। ये जो मॉम एंड पॉप टाइप के कॉलेज को लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, खाम खाई बुरी सी बात हो जाएगी,
हमने खुद देखे हैं वो कॉलेज। वो इस तरह थे कि एक दुकान के अंदर कॉलेज खुला हुआ था। आपके टॉम कनेक्ट लिंटन पर मिसागा की बात कर रहा हूँ, आपके ब्रिटानिया और छोड़ें, बेतहाशा कॉलेज था, ब्रैम्पटन के अंदर थे, इसी तरह वैंकूवर वगैरह की साइड पे। PGWP अभी इन्होंने रिसेंटली 2000 या 2,500 उठा के एप्लीकेशन ही उठा के डंप कर दी थी। नहीं जी, कोई नहीं, खत्म, लकीरें मिटा दी उन्होंने उठा के। तो PR स्कोर कम आ रहा है, PGWP जो है खत्म होने वाला है, और PR स्कोर जो उनका कम आ रहा है, CR स्कोर बहुत कम है, प्रोवेंशियल नॉमिनी है, नाम नहीं, स्ट्रॉन्ग जॉब ऑफर या LMIA नहीं, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। अच्छा, विस्टार और वर्क स्टडी पर उम्मीद लगाने वाले, कुछ ना कुछ हो जाएगा वाली सोच, ये जो है ना कि कुछ, और ये होता रहा है अमेरिका में, वाकई होता रहा है। बगैर सॉलिड प्लान के ओवर स्टे करना, रिस्क इंतहाई खतरनाक। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं, खुदा के लिए इधर मत आओ। अभी भी फिर दोबारा मैं उन्हीं बातों को रिपीट कर रहा हूं, हर वीडियो में रिपीट करता हूं कि ये टिकटॉक के ऊपर जो ब्रॉडे चल रही हैं, 400 बंदा, हजार बंदा बैठा होता है। मैं मलेशिया में हूं और मुझे कनाडा का वीजा चाहिए, मैं जी दुबई में हूं, मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूं, मुझे दुबई का वीजा हो जाएगा जी, यहाँ बैठे हुए, मैं कनाडा में बैठे हुए हैं, और जो बाहर के मुल्कों में बैठे वो भी, सब गोल कुछ ना फूल। क्यों अपना टाइम जाया करते हैं, क्यों अपना पैसा जाया करते हैं, क्यों अपनी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? क्योंकि कनाडा, बल्कि ये मैं दोबारा हर वीडियो में जिस तरह कहता हूं कि 5 आई कंट्रीज जो है इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, बिग नो, डोंट कम हियर, इट्स नॉट वर्थ इट अनलेस यू आर वेरी हाई स्किल्ड। आप पॉइंट्स बेस्ड के ऊपर एक्सप्रेस एंट्री में प्रॉपर तरीके से आते हैं या इन्वेस्टर वीजे पे आते हैं। हाई रिस्क के ऊपर और कौन से हैं जो कैश जॉब्स पे अनऑथराइज्ड वर्क कर रहे हैं, टैक्स का रिकॉर्ड नहीं है, लीगल फुटप्रिंट कम है, तो वो भी बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे। और किन लोगों के लिए अभी भी रास्ता, इस तरह मैं पहले कह चुका हूं, हाई डिमांड ऑक्यूपेशंस के अंदर हेल्थ केयर है, स्किल ट्रेड्स है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वेल्डर्स हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पॉइंट्स बन रहे हैं, LMIA बेस्ड जॉब है उनकी, और उनका कैनेडियन एक्सपीरियंस हो गया, तो वो शायद फिर भी यहां पर कुछ ना कुछ कर लेंगे। और टेक्नीशियंस हैं रियल एक्सपीरियंस के साथ, ये लोग अभी भी प्रायोरिटी पे हैं। स्ट्रॉन्ग कैनेडियन एक्सपीरियंस प्लस लीगल स्टेटस, प्रॉपर टैक्स फाइलिंग है उनकी, कंटिन्यूअस वर्क हिस्ट्री है, क्लीन रिकॉर्ड है, उनके लिए अभी भी PR के चांसेस हैं। ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के जो PNP के जो उम्मीदवार हैं, जिस तरह ये आपका अंटारियो, अल्बर्टा, सस्कैचुअन है, जहां पर प्रोविंस स्पेसिफिक डिमांड जॉब जिनके पास है, तो उनके या फेडरल से ज्यादा चांसेस उनके वहां पर है, फेडरल से ज्यादा जो चांसेस है उन प्रोविंसेस, क्योंकि बहुत ज्यादा इख्तियार जो है प्रोविंसेस को दे गया उनकी जरूरत के हिसाब से। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिससे और भी बहुत सारी वीडियोस में मैंने जिक्र किया है, फ्रैंकोफोन, फ्रेंच स्पीकर्स, एक्सप्रेस एंट्री में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक्सप्रेस एंट्री में इनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं, स्पेशल प्रोविंशियल स्ट्रीम है, और 2026 में इनकी डिमांड और बढ़ेगी। तो और 2026 में क्या बदलेगा, इसकी वो हिंदी में कहते हैं ना, खैर मैं उसको ये कहूंगा कि पेशन गोई, बड़ा अच्छा खास लफ्ज है आजकल 2026 से, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। टेम्परेरी रेजिडेंस की तादाद मजीद कम करना, ये जो 2026 में जो इनका टारगेट है। स्टूडेंट्स प्लस विजिटर कंट्रोल, एक्सटेंशंस नहीं मिलेंगी, अगर आपका वर्क परमिट खत्म हो गया तो हो सकता है आपको मिले ही ना, या बहुत स्लो कर दिया जाए। और PR बहुत ज्यादा टारगेटेड होगी, ऑक्यूपेशन बेस्ड सिलेक्शन होगी, रीजनल बेस्ड सिलेक्शन होगी, जैसे छोटे इलाके हैं, वही 3 सूबे जो मेन हैं आपके, या फिर आपके पायलट प्रोग्राम्स थे आपके किस जमाने में, वो जो 5 सूबे थे, PEI, और 4 सूबे थे बल्कि, PEI था, नोवा स्कोशिया था, न्यू ब्रंसविक था, और लेब्राडोर वगैरह उस साइड पे। और जो रैंडम ड्रॉस थी वो कम हो जाएंगी, ओवर स्टे पर सख्ती बढ़ जाएगी ये 2026 के अंदर, बेटर एग्जिट ट्रैकिंग होगी, एम्प्लॉयमेंट एनफोर्समेंट होगी, हो सकता है नए लॉज बन जाएं, तो इसलिए क्या फायदा जहां पर इस तरह की इतनी ज्यादा कठिनाइयां हो, इतनी ज्यादा, 80s का जमाना लद गया, 90s का जमाना लद गया, 2000 का जमाना लद गया, अब ये नई रियलिटी है। ये कोविड के बाद जो इन्होंने एक फ्रंट गेट खोला था, मैं कहता हूं इनको खोलना ही नहीं चाहिए था, कि लोगों की जिंदगी इन्होंने तबाह कर दी। 5 मिलियन लोग बहुत होते हैं, और इसके बाद फ्यूचर में जो है रिस्क वगैरह हो जाएंगे, और ये जो वेट एंड होप वाली स्ट्रेटेजी है इसको खत्म करना होगा। तो मैं आम इमिग्रेंट के लिए एक ही पैगाम देता हूं, अगर आप आज भी क्लियर प्लान नहीं रखते, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या गलत लोगों के मशवरे पर हैं, तो 2026 में ऑप्शन बहुत कम है, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और रिस्क बहुत बड़ा। चले वियर, मेरा काम था लोगों को बताना, लोगों को आगाही देना कि मौजूदा जो यहाँ का 2026 है, और मैं पिछले 3 महीने 4 महीने से वीडियो ऑन एंड ऑफ इस तरह टॉपिक पे बना रहा हूँ, और टिकटॉक के ऊपर भी। कनाडा को अपनी बुक से निकाल दें, अनलेस यू आर सीरियसली क्वालिफाइड
Canada.ca पे आपने स्टडी की हुई है और आपको पता है कि आप हेल्थ केयर में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, या आपके पास हाई डिमांड किस्म के स्किल हैं जो कनाडा को चाहिए, उसमें आप बिल्कुल कोशिश करें। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। लेकिन अगले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल कनाडा को भूल जाएं। पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। आज अगर सख्ती हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा अक्सर ट्रेड्स के अंदर, जो प्रोविंसेस के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, लोगों की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है, लोग डर भी रहे हैं। तो जो ये पॉलिसीज हो सकता है 5 साल बाद चेंज हो जाए, फिर ट्राई कीजिएगा, लेकिन अभी इसको जो है ना भूल जाए। चलें व्यूअर, जिस तरह मैं कहता हूं अपने हर वीडियो में कहूंगा कि मैं लाइसेंस्ड कमर्शियल रियल्टर हूं। अगर किसी को गैस स्टेशन है, पपाइज है, चर्चेज है, पैरामाउंट है, फूड चेन, बेसिकली फूड के अंदर, क्योंकि मैं हर ABCD पे नहीं काम कर रहा, या आपको कोई कमर्शियल लीज वगैरह चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आई विल डेफिनेटली वुड लव टू हेल्प एंड वर्क विद यू। इसके बाद जो भी प्रोसेस होता है किसी फ्रेंचाइज लेने में, 20 से 30% डाउन दे के भी आपको फ्रेंचाइज मिल जाएगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्वालिफाई। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मेरे टिकटॉक के पेज को, मेरे फेसबुक के पेज को, मैं उस पर भी वीडियो इनको डाल देता हूँ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।